अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बाग के इख्तिताम पर एक कोठड़ी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठड़ी के दरवाजे तक गया और दीवार के साथ लगकर बंद कुआड़ पर खास अंदाज में दस्तक दिया। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडो ने फिर उसी अंदाज में दस्तक दिया। इस बार किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठड़ी के अंदर जलती लालटेन की लो धीमी कर दी गई थी। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ। हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे लेकर अंदर जाने लगा तो हमारे साथी ने बाग की तरफ इशारा किया। वो आदमी ठुठक गया और हमारे साथी से कोई बात किया। हमारा साथी लपे कर हमारी तरफ आकर बोला, आ जाओ, गफ़ार मिल गया है। गफ़ार एक पक्की उम्र का कश्मीरी काश्तकार था जो कश्मीर में हमारी कमांडो पार्टियों का कमांडर और टारगेट तक रहनुमाई करता था। कोठड़ी की गर्म फिजा में मिट्टी के तेल की बू रची हुई थी। एक कोने में ज़मीन पर कोई लिहाफ ओढ़े सो रहा था। गफ़ार ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमांडो नंबर 9 और नंबर 8 ने गफ़ार से मेरा तारुफ कराया और बताया कि मैंने तने तनहा कई मर के मारे हैं। गफ़ार ने मुझसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। मेरे कमांडो साथी ने बताया कि मैं कश्मीरी ज़बान नहीं समझता। गफ़ार मुस्कराया और उसने उर्दू ज़बान में मेरी हुब्बुल वतनी और बहादुरी की तारीफ़ की। जो शख्स लिहाफ ओढ़े पड़ा था, गफ़ार ने उसके मुंह पर से लिहाफ हटाकर कहा, नाजो बेटी उठो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। लालटेन की लो अभी तक धीमी थी मगर कोठड़ी में ज़्यादा अंधेरा नहीं था। एक सफ़ेद रंग की सेहतमंद चेहरे वाली कश्मीरी नौजवान लड़की को बाल समेटे लिहाफ में से निकलते देखा। उसने कश्मीरी देहाती लड़कियों की तरह सियाह फर्न पहन रखा था। वो कोठड़ी का कभी दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ शायद बावर्ची खाने में चली गई। गफ़ार मेरे साथी कमांडोज को बताने लगा कि भारतीय फ़ौज ने हिफाजती इंतजाम पहले से बहुत सख्त कर दिए हैं। अब पुल की दोनों जानिब फ़ौज ने पटने और पोस्टें कायम कर रखी हैं और पहाड़ियों पर भी इंडियन आर्मी के बैंकर बने हैं। उन्हें ज़रा सा भी शुबा होता है तो वो रोशनी राउंड का फायर करके मशीन गनों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन पुलों के इर्द गिर्द बाज़ खुफिया जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। अब यह कश्मीरी जांबाज गफ़ार इस मिशन में हमारा गाइड था। इतने में उसकी बेटी नाजो हमारे लिए प्यालियों में सब्ज़ चाय बना कर ले आई। कमांडो नंबर 8 ने जेब से नक्शा निकाला और धीमी लालटेन की रोशनी में उसे गफ़ार को दिखाया। गफ़ार ने नक्शे को गौर से देखा और एक जगह उंगली रख कर बोला, यहाँ पूरा इंडियन ब्रिगेड पड़ा है। इस जगह से थोड़ी दूर एक टेकरी पर हेलीपैड है जहाँ 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते हैं। हम खामोशी से सब्ज़ चाय पीने लगे। बड़ी खालिश चाय थी और उसमें हल्की हल्की ताज़ा खुशबू थी। गफ़ार की बेटी नाजो लिहाफ घुटनों तक ओढ़े चुपचाप बैठी थी। गाइड गफ़ार बता रहा था, इंडियन फ़ौज के जासूस सारे इलाके में फैले हुए हैं। ज़रा से शक पर वो हमारे आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देते हैं। वो मशकूक आदमियों की लड़कियों और बहनों को भी ले जाते हैं। एक न एक दिन उन पर ज़रूर खुदा का कहर टूटेगा। गाइड गफ़ार इससे पहले भी कमांडो पार्टियों को वहाँ से गुजार चुका था। वो रज़ाकाराना तौर पर यह काम करता था, इसलिए वो पक्का मुसलमान था और दूसरे कश्मीरी मुसलमानों की तरह इस बात पर ईमान रखता था कि भारतीय फ़ौजों ने उनके सूबे पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। वो पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करता था। हमें अपनी झोंपड़ी में पनाह देकर वो अपनी और अपनी अकलौती बेटी के लिए ज़बरदस्त ख़तरा मोल ले रहा था, मगर उसका सीना जोश ईमानी से पुर था और वो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैं गफ़ार के जज्बे से बेहद मुतासर हुआ। गफ़ार की ज़बानी हमें यह भी मालूम हुआ कि भारतीय फ़ौज की रेकी पार्टियां यानी गश्ती दस्ते रात के वक्त घूमते रहते हैं। गाइड गफ़ार बोला, 1 महीना हुआ मैंने यहाँ से 2 कमांडो पार्टियों को गुजारा था। उनमें से सिर्फ एक जवान वापस आया था। उसने बताया कि उसके सारे साथी शहीद हो गए हैं। यह कहकर गफ़ार खामोश हो गया। हमने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ सारा असला उतार कर लिहाफ के नीचे छुपा दिया था। गफ़ार की बेटी नाजो उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला तो हमें बाहर सुबह की हल्की सी रोशनी नजर आई। गफ़ार ने हमारा असला उठाकर बावर्ची खाने में चूल्हे के पीछे एक खुफिया तय खाने में छुपा दिया। हमने बावर्ची खाने के कमरे में ही बैठकर मुंह हाथ धोए वज़ू किया, नमाज पढ़कर खुदा के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। नाजो ने हमारे लिए पराठे तैयार कर लिए थे। हमने मक्खन के साथ पराठे खाए और चाय पिया। बाहर दिन निकल आया था। हम कोठड़ी के अंदर ही बैठे अपने ऑपरेशन की तफसीलात तय कर रहे थे। गाइड गफ़ार थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो कमांडो नंबर 9 ने कहा,
ऑपरेशन इतना आसान नहीं है, हमें मरना तो है ही, लेकिन पुल को ज़रूर उड़ाना होगा। कमांडो नंबर 8 बोला, इससे पहले मुझे रेकी पर जाना होगा ताकि ये पता चल सके कि इंडियन फौज की पोजीशन क्या है। तुम लोग इस झोंपड़ी में ही रहोगे। कमांडो नंबर 9 ने नंबर 8 की इस तजवीज़ पर कोई एतराज़ न किया। झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और गाइड गफ़ार अंदर दाखिल हुआ। कोठड़ी में अभी तक धीमी बत्ती वाली लालटेन जल रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। आते ही कहा, 2 डोगरा सिपाही इधर आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे नाला पार करते देखा है। उनका रुख इस कोठड़ी ही की तरफ है। हम एकदम होशियार हो गए। लालटेन को फूंक मार कर बुझा दिया गया। मेरे दोनों साथियों ने लपे कर बंद दरवाजे की दर्द में से बाहर देखा। वापस आकर कमांडो नंबर 9 ने कहा, क्या तुम हमें किसी महफूज जगह पर छुपा सकते हो? गाइड गफ़ार बोला, बाग के कोने में मैंने इस मकसद के लिए खुफिया जगह बना रखी है। फ़ौरन मेरे साथ उधर आ जाओ। हम कोठड़ी में से निकलकर कदरे झुके झुके सेब के बाग में से गुजर कर कोने में पहुँचे, जहाँ खुश्क झाड़ झंकाड़ और जलाने वाली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। उस ढेर के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार में एक जगह गफ़ार ने खुश्क पत्तों के ढेर को पीछे हटाया। नीचे एक तख्ता था जो एक गटर के ढकने की तरह ज़मीन पर लगा था। उसने तख्ते को उठा दिया। नीचे रस्सी की एक सीढ़ी लटक रही थी। यहाँ बारी बारी उतर जाओ। लगता है तुम्हारे बारे में किसी ने मुखबरी कर दी है। जब तक मैं ना आऊँ तुम इसी जगह छुपे रहना। जल्दी करो। हम तीनों तय खाने में छुप गए। तय खाना क्या था? बस छोटा सा तरीक गढ़ा था जिसमें हम टांगें समेट कर ही बैठ सकते थे। गफ़ार ने तख्ता ऊपर कर दिया। गड्ढे में घुप अंधेरा हो गया। एक तरफ से तख्ते में सुराख था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी और ताज़ा हवा आ रही थी। गफ़ार ऊपर पत्ते बिखेर रहा था, मगर सुराख पर उसने पत्ते ना डाले। हमें उसके दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम अंधेरे गड्ढे में दम साधे बैठे थे। अंधेरे में हमें एक दूसरे की आंखें ही चमकती नजर आ रही थीं। बाहर बाग में बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार परिंदे के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। हम सरगोशियों में बातें करने लगे। कमांडो नंबर 9 ने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है ये मुखबरी उस हिंदू CID वाले ने की हो जो जम्मू में मेरे पीछे लगा था। इस बात का इम्कान हो सकता था। हमारे कान फौजी बूटों की आवाज़ पर लगे थे, मगर अभी तक इस किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। गफ़ार की कोठड़ी हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी। गड्ढे में गर्मी की वजह से हमें पसीना आने लगा। यूं ही बैठे बैठे 10 मिनट गुजर गए। बाहर भैंस के दौड़ने और गफ़ार की बेटी नाजो की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो कश्मीरी ज़बान में भैंस को रुकने के लिए कह रही थी। इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। आध घंटे बाद हमें ऊपर ज़मीन पर किसी के कदमों की चाँप अपनी तरफ आती सुनाई दी। हम चौकस हो गए। कमांडो नंबर 9 ने अपना चाकू कुर्ते के अंदर से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। ऊपर से कोई पत्ते हटा रहा था। फिर किसी ने लकड़ी का ढक्कन उठा दिया। गड्ढे में रोशनी और ताज़ा हवा के साथ ही गफ़ार की आवाज़ आई, सब ठीक है, इधर कोई इंडियन फौजी नहीं आया, बाहर निकलो। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। इस मैन होल में अकड़ों बैठे बैठे एक बार तो वाकई नानी याद आ गई थी। गड्ढे से निकलकर हम दरख्तों के नीचे से होते हुए कोठड़ी में वापस आ गए। गफ़ार की बेटी नाजो कोठड़ी के बराबर छोटे से आंगन में भैंस के आगे चारा डाल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर मुस्करा दिया। दोपहर को गफ़ार ने हमें पालक और चावल खिलाया। शाम तक हमने आराम किया। गफ़ार चला गया था। कमांडो नंबर 9 रेकी की स्कीम तैयार कर रहा था। रात हो गई थी जब गफ़ार आया। वो अपनी बेटी को नीचे गांव में अपनी बहन के यहाँ छोड़ आया था। उसने आकर बताया कि एक नया मिलिट्री कॉन्वॉय शाम को पहुंचा है। उसने हमारे साथी कमांडो नंबर 9 को मशवरा दिया कि वह आज रात रेकी पर ना जाए, मगर हमारा साथी ना माना और कहने लगा, मिलिट्री कॉन्वॉय तो आते ही रहते हैं, हमें अपने ऑपरेशन को लेट नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही पेट्रोल पर जाऊंगा। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रेकी पार्टियों के साथ अक्सर कश्मीर में आता जाता रहा हूँ। जब रात गहरी हो गई तो कमांडो नंबर 9 ने अपने देहाती लिबास के ऊपर कंबल की बकल मारी, अपना वाहिद हथियार बड़ा कमानीदार चाकू कुर्ते के अंदर छुपाया और बोला, अगर मैं वापस ना आया तो कमांडो नंबर 8 मेरी जगह जाएगा। पेशगी सुराग रसानी के बगैर पुल को उड़ाने की कोशिश न करना। जिंदा रहा तो इस दुनिया में, शहीद हो गया तो दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। रब रखा जवानों। हमारी आंखों में पुरजोश आंसू लहराने लगे। हमारा साथी कोठड़ी से बाहर निकलकर बाग के अंधेरे में गुम हो गया। गफ़ार ये कहकर चला गया कि वो सुबह हमारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं और कमांडो नंबर 8 कोठड़ी में अकेले रह गए थे। हमने इस वक्त बारी बारी आराम करने का फैसला किया और मैं कंबल में घुसकर सो गया। 2 घंटे बाद मेरे साथी ने मुझे जगा दिया। अब वो सो गया
और मैं कोठड़ी के दरवाजे के बाहर छुप कर पहरा देने लगा। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। खून की काफ़ी बढ़ गई थी। कश्मीर के नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर पुल वाले पहाड़ के नशे में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ चोटी पर कहीं कहीं मध्यम से बल्ब जल रहे थे। सेब के दरख्त अंधेरे में तरीकली बांधे उठे चुपचाप खड़े थे। मेरे पास भी सिर्फ एक ही चाकू था। अचानक पहाड़ की तरफ से एक रोशनी राउंड का फायर हुआ और वादी का एक हिस्सा रोशन हो गया। रोशनी राउंड के फायर होते ही मशीन गन की फायरिंग सुनाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कहीं हमारा साथी शहीद न हो गया हो, यह ख्याल मेरे दिल में बार बार आने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बुझ गया। पहाड़ी नशेब एक बार फिर तरीके में डूब गया। हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज़ भी रुक गई। मेरा साथी कमांडो नंबर 8 भी कोठड़ी से बाहर निकल आया। यह मशीन गन की फायरिंग थी। दुश्मन ने कहीं नंबर 9 को लोकेट न कर लिया हो, खुदा उसकी हिफाजत करे, मैंने आहिस्ता से कहा। हम दोनों चौकस होकर वहीं अंधेरे में बैठ गए और सेब के बाग में उस रास्ते को देखने लगे जो नीचे वादी की तरफ जाता था। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया। हमारे साथी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका हौला अंधेरे में कोठड़ी की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा था। पो फूटने लगी आसमान पर सुबह का नूर फैल गया। जो कमांडो रेकी पर जाते हैं वो सुबह होने से पहले पहले हर हालत में वापस आ जाते हैं। सेब के बाग के दरख्त और उनके बीचों बीच जाता रास्ता साफ नजर आने लगा था। हमारे कमांडो साथी नंबर 9 का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक न था। मेरा साथी कहने लगा, कहीं वो शहीद ही ना हो गया हो सकता है पकड़ा गया हो। वो बहादुर कमांडो है, मर जाएगा, दुश्मन को मालूमात नहीं देगा। मैंने कहा, हो सकता है वो पहाड़ी इलाके में कहीं भटक गया हो। मेरा साथी बोला, वो इस तमाम इलाके को जानता है, वो भटक नहीं सकता और उसे हर हालत में सुबह होने से पहले यहाँ वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, जिसका मतलब यह है कि या तो वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गया है या फिर वो शहीद हो गया है। हम कोठड़ी में जाकर बैठ गए। गफार चाय की केतली और बाकर खाने लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने जब सुना कि हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया तो वो चाय की केतली ज़मीन पर रख कर बोला, रात फायरिंग की आवाज़ आई थी, या अल्लाह अपना फजल करना। गफार एक तजर्बाकार गाइड था। वो अच्छी तरह जानता था कि रेकी पर गया हुआ कमांडो अगर सुबह होने से पहले पहले वापस न आए तो इसका मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। गफार ने जब इस अंदेशे का इजहार किया कि अगर वो भारतीय फौज के हाथ लग गया है तो कहीं इंडियन इंट्रोगेशन की अजियत से घबरा कर सब कुछ बता न दे, तो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 ने कहा, वो शेर का बच्चा पाक फौज का कमांडो है, मर जाएगा लेकिन जबान नहीं खोलेगा। मैं आज रात उसकी तलाश में जाऊंगा। गफार ने प्यालियों में चाय उंडेलते हुए कहा, तुम अपना टारगेट क्यों नहीं मारते? अगर तुम्हारे साथी को इंडियन फौज ने पकड़ लिया है तो तुम उसे नहीं छुड़ा सकोगे। हो सकता है तुम भी पकड़े जाओ और तुम्हारा मिशन अधूरा ही रह जाए। इस कश्मीरी गाइड ने बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। अगर वहाँ पाक कमांडो रेजिमेंट का कोई ऑफिसर होता तो वो भी हमें यही मशवरा देता। मैंने गफार की तईद की और कहा, हमें पहले टारगेट पर हमला करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है। गफार कहने लगा, तुम लोग दुश्मन के इलाके में हो, यह तुम्हारा अपना इलाका नहीं है, यहाँ कदम कदम पर तुम्हारे लिए जान का खतरा है, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने साथी को भूल जाओ और अपने मिशन को सामने रखो। हम खामोशी से चाय पी रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि हम आज रात टारगेट पर हमला करेंगे। गाइड ने इस खदशे का जिक्र भी किया कि अगर कमांडो नंबर 9 पकड़ लिया गया है तो यहाँ इंडियन फौज की सरगर्मियाँ तेज हो जाएंगी। भारतीय फौज गाँव गाँव तलाशी लेने निकल खड़ी होगी। इस एतबार से भी तुम लोग ज़्यादा देर तक इस जगह नहीं ठहर सकते, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा रहेगा। हमने दिन का बेशतर हिस्सा बाग में छुप कर गुजारा। हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया था। हमें यकीन हो गया कि या तो वो पकड़ा गया है या फिर शहीद हो गया है, तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती थी। भारतीय फौज के सिपाही पाक कमांडोज की तलाश में किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। हमारी वजह से हमारे गाइड पर भी आफत नाजिल हो सकती थी। भारतीय सिपाही उसे हलाक करके उसकी बेटी को अगवा करके ले जा सकते थे। चुनाचे हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए रात के अंधेरे का बेताबी से इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके दिन गरूब हुआ और शाम का अंधेरा हर सू फैल गया। हमने गफार की कोठड़ी में छुपे हुए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमने चाकू, पिस्तौल, लाइट मशीन गन और डायनामाइट के छोटे सिलेंडर अपने कमर के गिर्द बांध लिए। 3 सिलेंडर मेरे पास थे और 3 सिलेंडर मेरे साथी कमांडो के पास थे। हमने निस्वारी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हमारे रंग सांवले थे,
اس لیے چہرے پر کالک ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غفار نے بھی کالی چادر اوڑھ کر اس میں اپنا منہ اور سر چھپا لیا تھا۔ ہم تینوں نے اپنی اپنی گھڑیاں بھی لا لیں۔ تین ہینڈ گرنیڈ ہماری جیبوں میں پستول کے ساتھ پڑے تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو میرے ساتھی کمانڈو نے کہا، کھانسی اور بات چیت بالکل بند ہے، اب ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کی بھی آواز پیدا ہوتی ہے، مگر ہماری آواز نہیں آنی چاہیے۔ غفار نے ٹارگٹ تک ہماری رہنمائی کرنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اشاروں میں بات کروں گا، اشیاء ضرورت کے وقت صرف ہلکی سی سرگوشی کروں گا، جواب میں تم بالکل نہیں بولو گے، صرف اپنا سر ہلاؤ گے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں جا رہے ہیں، دشمن کو احمق مت سمجھنا، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے جگہ جگہ پھندے لگا رکھے ہیں۔ دشمن بہت چالاک، ہوشیار اور ہمارا جانی دشمن ہے۔ آؤ اب اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ ہم کوٹری سے آگے پیچھے ہو کر نکلے اور رات کے اندھیرے اور گہری خاموشی میں سیب کے سنسان باغ میں سے گزرتے ہوئے شمال مغرب کی طرف ڈھلان پر ایک چھوٹی سی پگڑ نڈی اترنے لگے۔ ہمارا گائیڈ آگے آگے تھا، اس کے پیچھے کمانڈو نمبر 8 اور اس کے پیچھے میں تھا۔ ہم اس طرح قدم اٹھاتے چل رہے تھے کہ ہمارے جوتوں کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ غفار ہمیں ڈھلان سے اتار کر ایک گھاٹی میں لے گیا جہاں چھوٹے چھوٹے بے شمار پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ان پتھروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایک خشک پہاڑی نالے میں اتر گئے۔ ہم تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈالے ایک قطار میں چل رہے تھے۔ ایک جگہ نالے کے اوپر پتھر کا کٹاؤ تھا، اس کٹاؤ میں سے پانی رس رس کر نیچے گر رہا تھا۔ ہم پتھر کے کناروں کو پکڑ کر اس کٹاؤ میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا۔ ہم غار کی دیوار میں آئی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کے سہارے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پہاڑی کے اندر ہی بننے والا کوئی غار نما نالا تھا۔ اس کے 2-3 موڑ مڑ کر باہر نکلے تو سامنے ایک اونچا سا کھیت نظر آیا۔ اندھیرے میں کھیت کی فصل کے ٹانڈے ہوا میں ہل رہے تھے۔ غفار آہستہ سے بیٹھ گیا، ہم بھی وہیں فصل کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ گائیڈ غفار نے بہت ہی دھیمی سانس میں ایسی سرگوشی میں کہا، تم یہیں بیٹھو، میں آگے دیکھاتا ہوں۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہمیں وہاں اندھیری رات کے سناٹے میں لیے بیٹھے جب 10 منٹ گزر گئے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ غفار ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن سے ملا ہوا ہے اور ہمیں پکڑوانے والا ہے۔ جب میں نے سرگوشی میں اپنے ساتھی کمانڈو سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اس نے سرگوشی میں جواب دیا، ہمیں اس کے بارے میں پوری طرح یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے، وہ پہلے بھی ہمارے ساتھیوں کو گائیڈ کر چکا ہے۔ میں نے کہا، آخر انسان ہے، دشمن کے ملک کا باشندہ ہے، ہو سکتا ہے لالچ میں آ کر ڈبل گیم کھیل رہا ہو۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ آگے آ گئے۔ ہم نے اپنے لمبے چاقو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ فصل کی دوسری جانب کچھ درخت تھے جس کے پیچھے پہاڑی نشے میں بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ انڈین فوج کی چھاؤنی کی بتیاں ہی ہو سکتی تھیں۔ اتنے میں ہمیں سرسراہٹ کی بڑی کمزور سی آواز سنائی دی۔ ہم ایک دم سے اونھے لیٹ گئے اور چاقو اپنے آپ ہمارے ہاتھوں میں سیدھے ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں غفار کو پہچان لیا، وہ اکیلا ہی تھا۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سرگوشی میں بولا، تم اپنی جگہ سے کیوں ادھر ادھر ہو رہے ہو؟ اس طرح تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ پھر اس نے بتایا کہ آگے ایک ٹیکری کے موڑ پر اوپر 4 بھارتی سپاہی پہرا دے رہے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں ان کے نیچے سے ہو کر گزرنا ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خبردار ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہ ہو، معمولی سی بھی آواز نہ آئے، نہیں تو روشنی راؤنڈ کے فائر کے ساتھ ہی مشین گن کا فائر ہمیں ہمیشہ کی نیند سلا دے گا۔ ہم خاموشی سے آگے سے رکنے لگے۔ ہم جھک کر چل رہے تھے، چاقو ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں ہی تھے۔ درختوں سے نکلے تو آگے وہ چھوٹی سی ٹیکری آ گئی جس پر انڈین فوج کی پوسٹ تھی۔ اندھیرے میں یہ جگہ ذرا سی ابھری ہوئی تھی۔ یہ انڈین پوسٹ کے بینکر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرنا تھا۔ غفار نے ہمیں لیٹ کر رینگنے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں زمین پر لیٹ گئے اور سانپ کی طرح آگے رینگنے لگے۔ ٹیکری کی پوسٹ زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم جھاڑیوں سے بچ کر آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ جھاڑیوں کے ساتھ رگڑ سے آواز پیدا ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی فکر لگی تھی کہ اگر یہ بھارتی فوجی چوکی ہے تو اس کے 2-3 آدمی ضرور نیچے گشت پر ہوں گے۔ میں نے چاقو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ہم دشمن کے نیچے پہنچ گئے تھے۔ ہم کسی شدید زخمی سانپ سے بھی کم رفتار سے رینگ رہے تھے۔ غفار بھی ایک ماہر کمانڈو کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ بے غرض کشمیری مجاہد کتنی بار ہمارے آدمیوں کو لے کر اس پل سراج سے گزرا تھا۔ ہم جب انڈین پوسٹ کے نیچے پہنچے تو ہمیں ان کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ ڈوگرا سپاہی نہیں تھے، خالص ماجھے کے پنجابی سکھ لگتے تھے۔ اچانک ایک انڈین سنتری نے گالی دے کر اپنے ساتھی سے کہا، اوئے سرجن سنگھ، تو دارو ساتھ نہیں لیا؟ ہم اندھیرے میں زمین کے ساتھ چپے گئے۔
हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख संतरी आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उनकी आवाज़ ज़रा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे सिरकना शुरू कर दिया। यहाँ ऊंची नीची जगह थी, बाएं तरफ एक गहरी खाई थी। ज़रा सी भी बेहतियाती से हम इस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते रहते थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हमसे कोई 1000 गज दूर ठक की आवाज़ के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने अपने सर नीचे करके घास में छुपा लिया। मैंने थोड़ा सा सर उठाकर सामने देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। इसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफ़ेद रोशनी चमकी और फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज़ वादी में गूंज गई। ये मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। एक के बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, और इसके बाद खामोशी छा गई। हमारे ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय संतरियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से उस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़ात गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह ज़मीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे बढ़े हुए कमांडो साथी ने अपने पाँव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठाया। वो आगे सिरक रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफ़ी दूर तक इस तरह झाड़ियों में रेंगते चले गए। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफ्फार उठकर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें आगे करके नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वह पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। यह उसका जनूबी हिस्सा था। जहाँ से पुल शुरू होता था वहाँ बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीबी 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय संतरी पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, यह वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम ख़त्म होता है। मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। यह कहकर हमारे जवाब का इंतज़ार किए बगैर गफ्फार रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफ्फार का काम वाकई यहाँ कर ख़त्म हो गया था। उसने हमें टारगेट पर पहुँचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफ़ी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी उसकी रोशनियाँ धुंधली सी नजर आ रही थीं। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा, अभी दिन निकलने में काफ़ी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुककर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बाल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशे में उतर गई थी। बाल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था, मगर वहाँ इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड का फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानब से फायर हुआ था। हम जहाँ थे वहीं धूप से ज़मीन पर गिर पड़े और सर झाड़ियों की ओट में कर लिया। कुछ देर फिजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफ़ा ना तो हेवी मशीन गन का फायर हुआ और न मोटर गन फायर हुई थी। अब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानब नशे में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हुई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान में एक जगह है जहाँ से हमें सड़क पार करनी है। हम ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ।